नमस्कार साथियों, नेशनल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इसका नाम है एरोमेटिकता एवं एरीन। हालांकि ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों का एक पार्ट है। जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो आज हम एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। एरोमेटिक यौगिकों में उनमें एरोमेटिकता क्या होती है, एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, किस प्रकार के यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं हम, तो एरोमेटिकता शब्द एरोमा से लिया गया है। एरोमेटिक सा शब्द एरोमा एक लैटिन शब्द है और एरोमा का अर्थ काली धुआं होता है। काली धुआं। और सबसे पहले एरोमेटिक यौगिकों को जब पहचाना गया तो वो उसे काली धुआं अर्थात ऐसे यौगिक जो जलने पर काली धुआं के साथ जलते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसी कारण इन्हें एरोमेटिक या एरोमा से नाम दिया गया और एरोमेटिक यौगिक कहा गया। अब इसमें खास बात यह होती है एरोमेटिक यौगिक होते क्या हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गुणों के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ये जो श्रृंखलाएं कार्बन श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं वो एलिफेटिक यौगिकों में गिने जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरे यौगिक आते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेषता, बहुत विशेष गुण पाया जाता है और विशेष गुण रखने के कारण ही इन केमिस्ट्री को अलग से पढ़ा जाता है। देखिए, आज की इस टॉपिक में एरोमेटिक यौगिकों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एरोमेटिक यौगिकों में कुछ गुण पाए जाते हैं। उन गुणों को रखने वाले यौगिक ही एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं और ये जो गुण होता है जिन यौगिकों में पाया जाता है यही एरोमेटिकता कहलाता है। क्या कौन कौन से गुण होंगे? पहली बात तो देखिए, सबसे पहला, कोई यौगिक समतलीय होना चाहिए। इसके लिए पहली शर्त है समतलीय। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें समतलीय, जिनकी ज्यामिति समतलीय होती है, अर्थात प्रत्येक कार्बन और या प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल में पाए जाते हैं, वो समतलीय यौगिक कहलाते हैं। और इसकी पहचान हम करते हैं, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन का sp2 संकरित, जिनमें कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होगा, sp संकरित अवस्था में पाया जाता है, वो समतलीय ज्यामिति बनाते हैं अर्थात समतलीय होते हैं। क्योंकि sp2 संकरण के कारण समतल त्रिकोणीय ज्यामिति प्राप्त होती है। तो पहली शर्त है एरोमेटिक होने के लिए क्या है? समतलीय, अर्थात प्रत्येक परमाणु एक ही तल में होना चाहिए। और कार्बन के लिए विशेष कर कहें तो प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त आती है इसके लिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से
दूसरे स्थान पर, अर्थात वो अपना स्थान परिवर्तित करते हुए पाए जाने चाहिए, जिनमें इसको हम डीलोकलाइजेशन को कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन, जिनमें संयुग्मन पाया जाता है। किसका संयुग्मन पाया जाएगा? पाई बंध का संयुग्मन, जैसे अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड या अल्टरनेशन ऑफ आयन और डबल बॉन्ड। आयन में कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। इस प्रकार का कॉन्जुगेशन जहाँ पाया जाता है वही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण कहलाता है। तो दूसरी शर्त है इसके लिए, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? विस्थानीकरण, अर्थात उसमें कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। तीसरी शर्त है इसके लिए हकल नियम, हकल का नियम। का पालन, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। जो यौगिक हकल के नियम का पालन करेगा वो एरोमेटिक होगा। हकल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वे बंध वलय, वे बंध वलय जिनमें 4 पाई 4n+2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो हकल के नियम का पालन करते हैं। अर्थात ऐसी कार्बनिक श्रृंखला की बंध वलय जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हकल के नियम का पालन करते हैं, और जो हकल के नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद में हकल के नियम में हम देखें तो n बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4 डैश, अर्थात n का मान 0 से किसी भी संख्या तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका मान n का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर आते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 मान रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 3 रखते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ऐसे ही 1, 2, 4 n की जगह पर 0 से 1, 2, 4 रख सकते। इसका अर्थ यह है कि ऐसी वलय जिनमें 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हकल के नियम का पालन करती है। जैसे हम जनरली उदाहरण ले सकते हैं, देखिए एक वलय है बंध वलय, जैसे उदाहरण के तौर पे बेंजीन को लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो देखिए सिग्मा बंध सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बंध पाई इलेक्ट्रॉन। एक बंध में, एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिग्मा और पाई दोनों ही बंध कैसे होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। जिस प्रकार ऐसे हम बंध बनाते हैं, 2 बंध बनाते हैं, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही पाई बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ बेंजीन में अगर हम देखें तो बेंजीन में यहाँ 3 पाई बंध हैं, 3 पाई बंध में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेंजीन में 3 पाई बंध हैं और 3 पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये हकल के नियम का पालन करेगा। हकल का नियम का पालन जो वलय करती हैं
जो कार्बनिक यौगिक करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। लास्ट शर्त आती है इसकी, चौथी शर्त है इसकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं वो एरोमेटिकता का गुण दर्शाते हैं। अतः किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए इन चारों शर्तों का होना आवश्यक है। जो यौगिक इन चारों शर्तों का पालन करते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, और इनमें से कोई भी एक शर्त का पालन नहीं करने वाला यौगिक एरोमेटिक यौगिक नहीं कहलाता है। तो इसके लिए हम एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको। पहली शर्त आवश्यक है समतलीय, अर्थात बंध वलय होगी, समतलीय होनी चाहिए, प्रत्येक कार्बन उसमें sp2 संकरित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना चाहिए, अर्थात जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में पाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तित कर सकें, उनमें ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक। तीसरी शर्त है हकल के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात हकल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कोई बंध वलय है और बंध वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो हकल के नियम का पालन करती है। यहाँ n का मतलब गुणांक ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें n बराबर ये मान रखने पर 2, 6, 10, 14 इतने पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अर्थात जो वलय इनमें से 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन रखती है वो हकल के नियम का पालन करती है, और जो हकल के नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद में लास्ट कंडीशन क्या है कि एरोमेटिक यौगिकों की मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, इन्हें सबसे अच्छी विशेषता होती है इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात एरोमेटिक यौगिक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक विशेष गुण होता है, ये केवल एरोमेटिक यौगिकों मैक्सिमम केस में एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा ही दर्शाया जाता है। यहाँ पर पाई बंध की उपस्थिति के कारण ये यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाने चाहिए, लेकिन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। यही गुण इनको अन्य यौगिकों से भिन्न करता है, अर्थात एलिफेटिक और एरोमेटिक में ये गुणों में भिन्नता उत्पन्न करता है कि ये द्विबंध यानी पाई बंध होने के कारण योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इन चारों गुणों का पालन करने वाले यौगिक एरोमेटिक यौगिक होंगे, और इन एरोमेटिक यौगिक को हम निम्न उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। आइए उदाहरण की बात करें तो साइक्लोप्रोपीनियम आयन कहलाता है। ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन कहलाता है। 3 कार्बन की वलय है। 3 कार्बन की वलय में सबसे पहली विशेषता प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, क्योंकि डबल बॉन्ड जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है संकरण होता है sp2, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वह कार्बन भी
sp2। ये तीनों कार्बन sp2 संकरित अवस्था में हैं, इसलिए यह क्या होगा, समतलीय। अर्थात पहली शर्त यह पूरी करता है। दूसरी बात, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है, विस्थानीकरण पाया जाता है। कैसे, देखिए, इसमें अनुनादी संरचना बन सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बंद स्थानांतरित होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण यहाँ पर तो बंद बनने के कारण कमी थी, जो पॉजिटिव कमी थी वो तो बंद बन जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार ये बंद आगे इस प्रकार शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होकर यहाँ पर बंद बना लेगा, और यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अर्थात पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि ये क्या बना रहा है, अनुनादी संरचना बना रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, जिसके कारण अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये दूसरी शर्त को करता है, एरोमेटिकता की दूसरी शर्त क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को भी ये पूरी करता है। तीसरी शर्त है हकल का नियम। हकल के नियम का ये पालन करता है या नहीं। हकल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 4 में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें एक पाई बंद पाया जाता है, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई बंद है तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इसलिए यह 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला हकल के नियम का पालन करता है। उसके बाद में हकल के नियम के बाद में लास्ट कंडीशन आती है, इसमें विस्थानीकरण या अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण यह अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करता है। यह संरचना अत्यधिक स्थायी होती है। स्थायी होने के कारण यह कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह दर्शाता है। ये चारों शर्तें पूरी करता है, जिसके कारण यह यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक है। आइए अगला नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं इसके लिए। अगला उदाहरण है इसका बेंजीन। बेंजीन की भी बात करें, अगला उदाहरण है इसका बेंजीन। बेंजीन में भी पहली शर्त देखते हैं, सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, अर्थात ये समतलीय होगा। दूसरी कंडीशन है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पाया जा सकता है, अर्थात इसकी अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं, क्योंकि इसमें अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात द्विबंध एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रकार से पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर यह अनुनादी संरचनाएं बना सकता है। तीसरी शर्त आती है इसकी कि इसमें हकल के नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो देखिए कितने पाई बंद हैं, इसमें 3 पाई बंद हैं। 3 पाई बंद का मतलब है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखने के कारण यह हकल के नियम का पालन करेगा, और हकल के नियम का पालन करने के कारण ये एरोमेटिक होगा। और
जनरल सी बात है। चौथी शर्त ये आसानी से पूर्ति करता है। बेंजीन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगला उदाहरण लेते हैं। फिरॉल विषम परमाणु को फिरॉल कहते हैं। फिरॉल में ये पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलॉकेलाइज। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या गिने जाएंगे? यहाँ पे 2 2 यानी 2 और 2 तो पाई बंद के पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और ये जो लॉन पेयर होता है, ये लॉन पेयर भी इसको एरोमेटिक षष्ठक में भाग लेता है, अर्थात अनुनादी संरचनाएं बनाने में भाग लेता है, जिसके कारण इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक डीलॉकेलाइजेशन में पाए जाते हैं, अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं और ये यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं और हकल के नियम का पालन भी करते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है इसका, फिरॉल के बाद में फ्यूरेन। फ्यूरेन में भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, फ्यूरेन में भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर एरोमेटिक षष्ठक में भाग लेता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, डीलॉकेलाइजेशन पाया जाता है, अनुनादी संरचनाएं बनाता है और इलेक्ट्रॉन स्थापन अभिक्रिया दर्शाता है और हकल के नियम का भी पालन करता है। ऐसे ही थायोफीन, ये भी इसका उदाहरण है। इस उदाहरण की बात करें, नेप्सिलीन की बात करें तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण और डीलॉकेलाइजेशन भी पाया जाता है, sp2 संकरित कार्बन होते हैं और हकल के नियम का पालन करता है, जिसके कारण ये भी एरोमेटिक यौगिक होता है। इसी प्रकार एक 3 वलय का एंथ्रासीन भी इसका एरोमेटिक होने का उदाहरण है, एरोमेटिक यौगिक का ही उदाहरण है। ये सभी उदाहरण एरोमेटिक यौगिकों के हैं, के कारण ये एरोमेटिकता का गुण रखते हैं, ये सभी शर्तों का पालन करते हैं, इसीलिए इन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इसी के बाद अगला तो हमारा टॉपिक आता है इसमें एरीन। एरीन की अगर हम बात करें तो एरीन का दूसरा नाम बेंजीन भी होता है, अर्थात जिनमें बेंजीन संरचना पाई जाती है या बेंजीन के समान संरचना रखते हैं, बेंजीन जैसे गुण रखते हैं वे यौगिक, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में सबसे मुख्य यौगिक माना जाता है बेंजीन या एरीन, और इसके समान गुण रखने वाले यौगिक एरोमेटिक यौगिक, इसीलिए इन्हें एरोमेटिक यौगिक नाम दिया जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेंजीन की संरचना की जब बात की गई तो बहुत से संरचनाओं को दर्शाने के लिए बहुत से विवाद हुए। उसका कारण रहा कि बेंजीन जो है, बेंजीन का अणुसूत्र सबसे पहले C6H6 अणुसूत्र होता है। यह अणुसूत्र हाइड्रोकार्बन में किसी से अन्य हाइड्रोकार्बन श्रेणियों से मैच नहीं करता है, जैसे ना तो एल्केन से मैच करता है,
ना एल्कीन से मैच करता है, ना एल्काइन से मैच करता है, जिसके कारण इसकी संरचना को बनाना काफी कठिन हो गया। लेकिन एक कैकुले नाम के वैज्ञानिक हुए, कैकुले नाम के वैज्ञानिक ने इसकी संरचना को इस प्रकार से दो अनुनादी संरचनाओं के रूप में व्यक्त किया, और इन अनुनादी संरचनाओं को ही कैकुले संरचना के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये बेंजीन की संरचना दी गई। लेकिन ये दोनों ही संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर एक नई संरचना बनाई, जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रकार से रोटेशन करते हुए पाए जाते हैं। एक रिंग के द्वारा इसे अनुनादी संकर नाम दिया, अनुनादी संकर। इस प्रकार इस बेंजीन की संरचना की खोज हुई। बेंजीन की संरचना में एक विशेष बात यह आती है, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.54। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है, बंध लंबाई जो होती है, वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बंध लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन विशेष बात यह थी कि यहाँ बेंजीन में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इन दोनों में से कोई सी भी दूरी नहीं होती, जिसके कारण इसके गुणों में भिन्नता होती है एल्कीन और एल्काइन। क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड के कारण कैसा गुण होना चाहिए इसमें? एल्केन के समान बॉन्ड एंगल की बॉन्ड लेंथ की दूरी जो होती है वो 154 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होती है। और डबल बॉन्ड के कारण 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, ये भी नहीं होती है। अतः जब इसकी एक्स क्रिस्टलोग्राफी विधि, इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों के द्वारा जब इसके बंध की लंबाई देखी गई, तो बेंजीन की जो बंध की लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंजीन के। बेंजीन से जब बॉन्ड लेंथ का या बंध लंबाई का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक रूप से पूछा जाता है कि 1.3 बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि ये ना तो द्विबंध के बराबर होती है और ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर होती है, ये मीडियम होती है, दोनों के बीच की होती है, इसके तो ज़्यादातर पूछा जाता है। आइए इसके बाद में बात करते हैं इसके बनाने की विधियों की बात करते हैं। बेंजीन के बनाने की विधियों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली विधि है बेंजीन के बनाने की सबसे पहली विधि जो मानी जाती है वो आती है एसीटिलीन। के बहुलीकरण या त्रिलकीकरण कहते हैं, जिसे त्रिलकीकरण। और त्रिलकीकरण में भी कैसा होगा? वो चक्रीय त्रिलकीकरण। क्या करते हैं इसके लिए? एसीटिलीन को निकिल की नलिका में और अत्यंत एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो जाएगा, ये 3 मोल लेंगे, त्रिलकीकरण कराएंगे, 3 मोल लिए इस प्रकार CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें इस प्रकार निकिल की नलिका होगी,
और इसमें रक्त तप्त निखिल नलिका में प्रवाहित कराते हैं। तो पाई बंद इस प्रकार टूटकर यहाँ बंद बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ पर त्रिलकीकरण होता है। तो चक्रीय त्रिलकीकरण जिससे बेंजीन का निर्माण होता है। ये पहली विधि है एसिटिलीन के त्रिलकी या चक्रीय त्रिलकीकरण द्वारा। पहली विधि है इसकी, इसके द्वारा बेंजीन को बनाया जाता है। दूसरी विधि आती है इसकी बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पर लवण लिया जाता है और लवण का विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम की उपस्थिति में किया जाता है। जैसे हम लेते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन का लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH की जगह पर सोडियम बेंजोएट, इसको सोडा लाइम क्या होता है NaOH और CaO, NaOH और CaO के उपस्थिति में इसको गर्म कराते हैं। तो यहाँ से Na2CO3 के रूप में CO2 बाहर निकलती है। Na2CO3 के रूप में CO2 बाहर निकलेगी और H यहाँ बेंजीन वाले पर आकर जुड़ेगा, जिससे यह बेंजीन प्राप्त हो जाएगी और Na2CO के रूप में CO2 बाहर निकल प्राप्त यौगिक हो जाएगा बेंजीन। ये दो विधियां हो गई। इसके बाद में तीसरी विधि देखते हैं, फिनॉल से फिनॉल द्वारा क्या किया जाता है, फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में गर्म करा दें। फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अगर गर्म करा दिया जाए तो बेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये फिनॉल है, फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करा दिया जाए तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगी और ZnO के रूप में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछी गई है और इसको जनरली पूछते हैं। बहुत साधारण सी अभिक्रिया है लेकिन बहुत अच्छी है। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ, यानी फिनॉल को जिंक के साथ गर्म कर क्या प्राप्त होता है, आंसर होगा बेंजीन। ये बनाने की विधियां इसकी कंप्लीट हुई। इसके बाद में आते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो यह एक एरोमेटिक, सबसे पहले यह एक क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। यह एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है तो जनरल सी बात है, ये जलाने पर यह काली धुआं के साथ जलता है। काली धुआं के साथ
जलता है। ये काली धुआं के साथ में जलता है। विलेयता की अगर बात करें, यह कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायकों में विलेय है और यह स्वयं ही विलायक का कार्य भी करता है। और कैसा विलायक है? ये कार्बनिक विलायक है। और जल में यह अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। यह एरोमेटिक यौगिक है, जलाने पर काली धुआं के साथ जलता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है लेकिन जल में अविलेय होता है। और बहुत से कार्बनिक यौगिकों के रूप के लिए विलायक का कार्य भी करता है। क्या कार्य करेगा? ये विलायक का कार्य कार्बनिक यौगिकों के लिए करता है। कार्बनिक यौगिकों अर्थात यह एक अध्रुवीय विलायक होता है। ये इसके भौतिक गुणों की बात हुई। इसके बाद में आते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके बाद में आ जाते हैं इसके रासायनिक। रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं। रासायनिक गुणों में पढ़ते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिकों कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। क्योंकि एरोमेटिक यौगिक है, जनरल सी बात है, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं और एरोमेटिक यौगिकों द्वारा ही ये अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। और एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो बेंजीन वलय पर होती हैं और वलय पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती हैं। एक जनरल सी अभिक्रिया लेते हैं, जैसे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, पहले इनके उदाहरणों की बात करें हम। सबसे पहला उदाहरण है नाइट्रीकरण। बेंजीन का अगर नाइट्रीकरण किया जाता है तो नाइट्रीकरण में नाइट्रिक कारक का कार्य कौन करते हैं? HNO3 और H2SO4। देखिए, HNO3 और H2SO4 दोनों ही अम्ल हैं, लेकिन यहाँ पर एक अम्ल और एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। और अम्ल की तरह कौन व्यवहार करता है? H2SO4। और HNO3 व्यवहार करेगा क्षार की तरह। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत कंपटीशन में एग्जाम में दिया गया है और पूछा गया है। देखिए यहाँ होता क्या है, ये संरचना होती है HNO3 की, ये इस प्रकार HNO3 होता है ये, और H2SO4 की संरचना इस प्रकार होती है। HNO3 और H2SO4 की बात करें तो यहाँ O ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, O नेगेटिव बनाएगा अर्थात H पॉजिटिव निकालेगा, तो H2O बन जाएगा। H2 प्लस H और OH से H2O बन गया, प्लस में NO2 यहाँ पर पॉजिटिव आयन के रूप में बनेगा और शेष रहेगा HSO4 नेगेटिव।
HSO4 नेगेटिव। और यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन रखता है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वाले पर आकर जुड़ जाएगा। अर्थात NO2 समूह जुड़ना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। NO2 समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाता है। देखिए इन की अगर हम बात करें तो ये अभिक्रियाएं 3 पदों में संपन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि। क्रियाविधि की बात करें तो ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती हैं, 3 पदों में संपन्न होती हैं। पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। दूसरा स्टेप है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही का वलय पर जुड़ना। और तीसरा है विलोपन यानी प्रतिस्थापन। तो पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, HNO3 और H2SO4। तो अभी भी बताया था हमने कि यहाँ OH ये HNO3 की संरचना हो जाएगी, HNO3 ये H2SO4। यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और यहाँ से OH नेगेटिव के रूप में निकलेगा और ये NO2 पॉजिटिव बनेगा। इसके कारण NO2 तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये H2O और ये हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2 पॉजिटिव बना है। दूसरा स्टेप आता है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही का वलय पर जुड़ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का वलय पर जुड़ना। क्या होता है इस स्टेप में कि जो पहले पद में, पहले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है वो बेंजीन वलय पर आकर जुड़ता है। वो देखो इस प्रकार जोड़ सकते हैं हम कि यहाँ इस प्रकार से बंध पाए जाते हैं। ये बंध प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ये बंध इस प्रकार से एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होती हैं। इसमें ये बंध टूटता है इस प्रकार से, मान लिया अर्थात पाई बंध टूटा तो ये बनाएगा नेगेटिव और ये बनाएगा पॉजिटिव। ये आंशिक पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा और ये बनाएगा आंशिक पॉजिटिव। बना दिया, ये नेगेटिव बना है और ये पॉजिटिव। के कारण NO2 जो पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आकर जुड़ेगा हमारे नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव कार्बन पर आकर जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। अर्थात यहाँ स्टेप में एक कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है और इधर NO2 पॉजिटिव आकर जुड़ जाएगा। इस कार्बन पे जो कमी आई थी या वृद्धि हुई थी वो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कार्बोकैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का कार्य करेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसलिए इस पद को इलेक्ट्रॉन का वलय पर जुड़ना या कार्बोकैटायन का निर्माण भी कहा जाता है। तो अब होता क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त करता है। और स्थायित्व कैसे प्राप्त करेगा, स्थायित्व अनुनाद के द्वारा प्राप्त करता है। जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ देखिए ये बंध शिफ्ट होगा यहाँ, तो अनुनादी संरचना बनेगी इसकी प्रकार। ये प्रकार और यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये। के बाद में ये शिफ्ट होगा यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। यानी इस प्रकार से ये अनुनादी संरचनाएं बना लेगा। ये अनुनादी संरचना क्यों बनाता है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, जिससे इसका कुछ समय के लिए स्थायित्व हो सके। इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है इसका प्रतिस्थापन, अर्थात में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या कर देंगे हम? ये जो लास्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है हमें, पॉजिटिव आयन यहाँ है, H यहाँ पर जुड़ा हुआ है, NO2 यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पाई बंध, दोनों पाई बंध उपस्थित हैं। H पॉजिटिव आयन के रूप में बाहर निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और ये पाई बंध बना लेगा। H पॉजिटिव आयन के रूप में निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना लेंगे? पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये पाई बंध बना लेंगे तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोबेंजीन, यानी केवल NO2 रह जाएगा यहाँ, और H पॉजिटिव आयन के रूप में निकल जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा हुआ था? HSO4 नेगेटिव। HSO4 जो नेगेटिव है वो इस H को ग्रहण करके क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेता है। ये H2SO4 का निर्माण कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कितने पदों में संपन्न होंगी? 3 पदों में संपन्न होंगी। पहले पद का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही का वर्णना। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जो अभिकर्मक होते हैं किसी अभिक्रिया में, दो यौगिक होते हैं, एक तो क्रियाधार और एक अभिकर्मक। क्रियाधार तो यहाँ पर बेंजीन है और HNO3 और H2SO4 अभिकर्मक का कार्य करते हैं। और ये अभिकर्मक यहाँ पर पहले अभिकर्मक क्रिया करके इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात पॉजिटिव स्पीशीज का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करते हैं। ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही का वलय पर जुड़ना। वलय पर कौन जो आकर जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे आकर जुड़ेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा कार्बन अर्थात पाई बंध टूटेगा। पाई बंध टूटेगा तो एक पर नेगेटिव और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव पर आकर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पर केवल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन कहेंगे। कार्बोकैटायन ज़्यादा अधिक स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ये अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। इसका लास्ट स्टेप होगा प्रतिस्थापन, अर्थात हाइड्रोजन को स्थापित किया जाता है, उसकी जगह पर आ जाएगा NO2 यानी नाइट्रो समूह, और प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट का नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। प्रकार अन्य अभिक्रियाएं बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो अन्य अभिक्रियाएं भी देख सकते हैं। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण बेंजीन वाले लेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? हैलोजन, यानी मान लिया Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे और बेंजीन पर हैलोजन समूह जुड़ जाएगा, हैलोजन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। इसको क्लोरोबेंजीन कहेंगे और HCl बाहर निकल। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
इसी प्रकार आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है, SO3H। सल्फोनीकरण में क्या होगा, SO3H। बेंजीन वलय की अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4, SO3 और H2SO4। SO3 ये दोनों मिलाकर H2H2O7 भी बना लेते हैं, H2H2O7 तो ओलियम कहा जाता है। H2H2O7 को क्या कहा जाता है, ओलियम। कई बार ये दोनों अलग अलग ना लिखकर ये लिख देता है H2H2O7। ओलियम की उपस्थिति में भी क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। SO3 और H2SO4 की उपस्थिति सल्फोनीकरण होता है, अर्थात बेंजीन वलय पर क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा। सल्फोनीकरण के बाद में आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की होती हैं। एक तो होती है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहली है एल्किलीकरण, अर्थात जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड जैसे मैथिल क्लोराइड CH3Cl, मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल यानी मैथिल समूह कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, बेंजीन वलय पर आकर जुड़ जाएगा। इसे एल्किलीकरण या मैथिलीकरण भी कह सकते हैं। और ये अभिक्रिया कहलाएगी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण। के बाद अगली अभिक्रिया आती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की दूसरी अभिक्रिया आती है एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण की अगर हम बात करें तो एसिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिलीकरण कहलाता है। बेंजीन है, बेंजीन वलय पर CH3COCl एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। और क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिल समूह कहाँ पर जुड़ जाएगा, बेंजीन वलय पर आकर जुड़ जाएगा, COCH3। ये समूह क्या कहलाता है, एसिल समूह कहलाता है। और एसिल बेंजीन या फिर एसीटोफिनोन के नाम से भी जाना जाता है, एसीटोफिनोन कहते हैं, एसीटोफिनोन कहा जाता है। कीटोन बनेगी या एरिल मैथिल या एरिल मैथिल कीटोन के नाम से जानते हैं, और प्लस में एस आहार। इस प्रकार से बेंजीन की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार से, यानी पहली नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, फिर उसके बाद में हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट दो प्रकार की होती हैं, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। ये सभी अभिक्रियाएं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसके बाद में कुछ अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है, जो कि सामान्य परिस्थिति दर्शा सकती, जैसे
हाइड्रोजनीकरण। सामान्य परिस्थिति में हाइड्रोजनीकरण नहीं हो सकता है। सामान्य परिस्थिति में बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन का योग आधिक्य में होगा। उच्च दाब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर तीनों पाई बंध टूट कर क्या जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इनको हम CH2 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 6 कार्बन की एक बंध वलय प्राप्त होती है और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ऐसे ही एक है क्लोरीनीकरण। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाती है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाती है। तो बेंजीन पर प्रत्येक कार्बन पर Cl परमाणु जुड़ जाता है कार से। तो इसका अणुसूत्र क्या बन जाएगा, C6H6, क्योंकि पहले से ही 6 हाइड्रोजन होते हैं और Cl6 बनता है। इस यौगिक को हेक्साक्लोरो बेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है। इसी को बाजार में बेंजीन BHC पाउडर का जो उपयोग किया जाता है, बाजार में इसको गैमेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। गैमेक्सेन के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे लिंडेन भी कहा जाता है। और एक और विशेष नाम इसका 666 भी इसी को कहा जाता है। 666 भी BHC का ही नाम है। BHC को 4 नामों से जाना जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन और 666, यानी 666 को जाना जाता है। ये अभिक्रियाएं, बेंजीन की अभिक्रियाएं हमने कराई और इसके साथ एरीन और एरोमेटिकता का जो चैप्टर है, आपका टॉपिक है, कंप्लीट है। अगर इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप के लिए डिस्कस कर सकते हैं, हमारे चैनल पर के लिए डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।